हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2021 में आई मूवी पुष्पा के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 यानी पुष्पा 2 आने वाले हैं 5 दिसंबर को। दोस्तों, ये मूवी देखने जाने से पहले आपको पुष्पा पार्ट 1 के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप इसका पार्ट 2 का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए चलिए जानते हैं पुष्पा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें गिटार के बारे में बताया जाता है, जो कि चीन और जापान के लोग गिफ्ट के तौर पर दिया करते हैं। ये गिटार भारतीय रुपए के हिसाब से 6 से 8 लाख रुपए का मिलता था, क्योंकि लाल चंदन की लकड़ी से बनता था। और ये लाल चंदन की लकड़ी भारत के सिर्फ सीसाचलम शहर के जंगलों में पाई जाती थी, तो ये एक तरह से सोना ही मानी जाती है। इसे भारत में तस्करी करके चाइना और जापान में भेज दिया जाता है, और इसे काटना या बेचना गैर कानूनी था, इसीलिए काफी रिस्की काम था। लेकिन इस गलत काम को करने वाले लोगों का ये मानना था कि जहाँ पर कानून होता है वहीं तो क्राइम होता है। अब इसके बाद में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लाल चंदन की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक तस्करी करके ले जा रहा होता है, लेकिन पुलिस वालों से उसे रोक लिया होता है। आदमी पुलिस को घूस देने के लिए 5,000 रुपए कीमत बताता है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। आदमी ऐसे ही कीमत बढ़ाते हुए 1 लाख पहुंच जाता है, और इसी भी पुलिस वालों से हाथापाई भी कर रहा होता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब वो कहता है कि 1 लाख सभी के लिए नहीं, बल्कि 1-1 लाख हर किसी को मिलेगा। ये सुनने के बाद पुलिस पहले ही सारी जिम्मेदारियां भूलकर पैसों के लालच में उसे छोड़ देते हैं। तब एक पुलिस वाला उस आदमी का नाम पूछता है, तो आदमी बताता है कि मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, और कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में काम मिले वहीं पर लग गया। एक दिन ऐसे ही पुष्पा फैक्ट्री के बाहर आराम से कुर्सी पे बैठे चाय पी रहा होता है, जैसे ही कोई महाराजा हो। तभी वहां पर फैक्ट्री का मालिक आता है और उसे देखते ही चिढ़ जाता है, क्योंकि वो बैठा ही ऐसा था जैसे कि फैक्ट्री उसकी। मालिक को उसका रवैया पसंद नहीं आता, तो अपने एक वर्कर को उसे समझाने के लिए भेजता है। पुष्पा अपने ही में ही रहता था, तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता, बल्कि नौकरी छोड़कर निकल जाता है। पुष्पा का नेचर कुछ ऐसा ही था, तो वो किसी की भी नहीं सुनता था और नहीं किसी को आगे वो झुकता था, बस अपने मन की ही वो करता था। अब एक दिन पुष्पा मजदूरी करने के लिए वहां पर बैठा होता है, जहां से मजदूर काम के लिए जाते थे। वहीं पर कुछ लोग आते हैं जो काम के लिए 1,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन वो काम गैर कानूनी था। लेकिन पुष्पा उसी को करने के लिए निकल जाता है। पुष्पा और बाकी सभी मजदूरों को जंगल में ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें लाल चंदन के पेड़ काटने को बुलाया है। अब सभी लोग पेड़ काटने में पड़े होते हैं, तभी वहां पर डीएसपी गोविंद आ जाता है, जो कि ऐसे ही गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर लगाम लगाता है, और उसके होते हुए कोई भी गैर कानूनी काम कर पाना मुश्किल ही था। पुलिस को आता देखकर सभी लोग काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन तभी पुष्पा सबसे कहता है कि हमने इतनी मेहनत करिए, उसे छोड़कर हम नहीं जा सकते, और मेरे पास एक आइडिया है। अब हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद वहां आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसे कहीं पर भी लकड़ियां दिखाई नहीं दे रही होती है। उसके पूछने पर मजदूर कहते हैं कि हम तो यहाँ बकरियां चराने आए हैं। तभी पुष्पा भी खड़ा हो जाता है और उल्टी सीधी बातें करके पुलिस वाले की मजाक उड़ाता है। पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सारे मजदूर भी कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा पुलिस वाला गोविंद को समझाता है कि अभी इनकी संख्या ज्यादा है, तो हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस वहां से निकल जाती है, और तब हम देखते हैं कि पुष्पा ने सारी लकड़ियों को बांधकर पेड़ के ऊपर लटका दी थी। तब इसके बाद में मस्ती से नाचते गाते हुए जंगल में पेड़ काटने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि काम खत्म हो जाने के बाद पुष्पा हाथ मुंह धो रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम केशव होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। पुष्पा का वैसे भी कोई साथी नहीं था, तो वो उसे ही अपने साथ रख लेता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है, क्योंकि उसने तो ठान ही लिया था कि वो गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़कर ही रहेगा। पुष्पा उन्हें देखकर डरता नहीं है, बल्कि एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ देखता है। फिर ये देखकर सभी लोग पत्थर उठाकर पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं। पुलिस वाले एक्शन लेते हुए हवाई फायर करते हैं, फिर आगे बढ़ते लगते हैं, जिससे किसान मजदूर वहां से भाग खड़े होते हैं। पुष्पा भागने के बजाय ट्रक को लाल चंदन की लकड़ी से लोड करता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। गोविंद उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि पुष्पा पैदल ही चल रहा है और उसने ट्रक कहीं छुपा दिया है। डीएसपी गोविंद उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और लटका कर डंडों से उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन पुष्पा इतनी मार खाने के बाद भी ट्रक की लोकेशन नहीं बताता और बस हंसते जा रहा होता है। तभी वहां पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है, उससे कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारे खानदान में
कौन कौन है। ये बात सुनकर पुष्पा काफी इमोशनल हो जाता है। तब हमें यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाती है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। जब हम देखते हैं कि बचपन में पुष्पा अपनी माँ के साथ स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एडमिशन कराने से रोक देता है और कहता है कि इसके पिता का नाम गलत है क्योंकि इसके पिता है ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पिता थे उनका पुष्पा की माँ से अवैध संबंध था और उनसे पुष्पा जन्मा था, लेकिन तब पिताजी की मौत हो चुकी थी और उनके बड़े बेटे मोहन ने पुष्पा और उसकी माँ को अपनाने से मना कर दिया था। और मोहन पुष्पा का सौतेला भाई था। मोहन पुष्पा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम सिर्फ पुष्पा राज है और कुछ भी नहीं है। बात से पुष्पा को काफी गहरा असर होता है, जिसकी वजह से वो एक कंधे को ऊपर उठाकर चलने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां देखते हैं कि एक पुलिस वाला पुष्पा को खिलाने पिलाने के लिए एक होटल में ले जाया होता है। तभी वहां पर उसे केशव भी मिल जाता है। वहां पर दो आदमी आते हैं जिनका नाम जोली रेड्डी और जग्गा रेड्डी होता है, जो कि दोनों भाई होते हैं और जो लाल चंदन की सप्लाई करने का काम करते हैं। वो सारा काम इनके अंदर ही आता था। जोली रेड्डी काफी ज्यादा गुस्सेल किस्म का आदमी था और एक नशेड़ी और लड़कियों के साथ गलत काम करने वाला आदमी था। वहीं जो जग्गा रेड्डी है वो पूरे लाल चंदन के बिजनेस को संभालता था। वैसे तो ये तीन भाई है, लेकिन तीसरे भाई के बारे में आपको आगे पता चलेगा। जो ट्रक में लकड़ी थी उसमें पुष्पा ने छुपा दिया था, उसी के बारे में पता करने के लिए दोनों आए थे। तो वो पुष्पा से ट्रक के बारे में पूछते हैं, आपका माल मैंने छुपा दिया है और पुलिस के हाथ आने नहीं दिया है, जबकि उन्होंने मुझे इतना मारा और मैंने अपना मुंह नहीं खोला, इसके लिए कीमत लगेगी जो कि पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर जग्गा रेड्डी गुस्सा हो जाता है और एक मजदूर है और उसके माल का पैसा मांग रहा है, लेकिन जग्गा रेड्डी समझाता है कि आदमी भरोसे वाला है क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला। वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पुष्पा ने उसी गड्ढे के अंदर ही पूरा ट्रक डुबो दिया था। पुष्पा ने ऐसा करके जग्गा रेड्डी का भरोसा जीत लिया था और उसी वक्त 5 लाख रुपए मिल जाते हैं पुष्पा को। उसके साथ ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन जोली रेड्डी उसे गाड़ी में बैठने नहीं देता पुष्पा को, बल्कि उसके मुंह पर कुछ पैसे मारकर ऑटो से जाने के लिए कह देता है। इस बात से पुष्पा का दिमाग खराब हो जाता है। तब केशव से कहता है कि मैं आया गाड़ी में था तो जाऊंगा भी गाड़ी में ही, इसलिए जो पैसे मिले हैं उनसे गाड़ी लेकर आओ। पुष्पा वैसे ही सेम लाल कलर की गाड़ी खरीद लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। तब उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। अब पुष्पा जग्गा रेड्डी के घर जाता है क्योंकि उसने उसको बुलाया था। तब हम यहाँ पर जोली और जग्गा के बड़े भाई कांडा रेड्डी को देखते हैं, जो कि इस बिजनेस के हर गलत काम को संभालता था और उसके लिए लोगों को मारना काटना बहुत ही आम बात थी। लेकिन बस एक बात थी, इसी मारकाट में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था। कांडा रेड्डी अपने आदमियों को मारा होता है क्योंकि उनकी वजह से उनका माल पकड़ा जाने वाला था। आदमी लोग बताते हैं कि ट्रक से माल ले जाने पर बहुत खतरा रहता है और इतने सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं कि माल पकड़ा जाता है। तभी पुष्पा बीच में बोलता है कि गाना गाना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाना खराब है, और जो काम ये नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। जोली रेड्डी और बाकी सभी लोगों पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो उसे मामूली सा मजदूरी तो समझ रहे थे। तभी पुष्पा अपना आइडिया कांडा रेड्डी को बताता है और तब कांडा रेड्डी उसका आइडिया सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है। पुष्पा का आइडिया ये था कि जिस ट्रक में दूध ले जाया जाता है उसे आधे काट देना, फिर उसमें लाल चंदन भर के उसको सील कर देना और उसके ऊपर दूध डाल देना, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि लाल चंदन छुपा कर ले जाया जा रहा है। इसी आइडिया को अपनाते हुए पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करने लग जाता है और तब गोविंद समझ भी नहीं पाता कि क्या घोटाला चल रहा है। अब एक पुष्पा दूध भरवाने के लिए एक जगह पर जाता है, तभी वहां पर उसे शिवल्ली नाम की एक लड़की देखती है, जिसे देखकर वो आकर्षित हो जाता है और उसकी आंखें उस पर ही जाकर अटक जाती है, जैसे ही उसने पहली नजर में उससे प्यार हो गया हो। पुष्पा काम के बहाने डेली वहां आकर उसे देखने लग जाता है और उम्मीद करता है कि शिवल्ली भी उसे वैसे ही देखकर जैसे कि वो उसे देखता है, लेकिन शिवल्ली कभी भी उसकी तरफ एक झलक भी नहीं देखती। अब एक दिन हम देखते हैं कि शिवल्ली अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई होती है, लेकिन टिकट काफी महंगा मिल रहा होता है। तभी वहां पर केशव आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को टिकट के पैसे दूंगा, लेकिन शिवल्ली को पुष्पा की तरफ देखकर मुस्कुराना होगा। अब उन सभी को अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखनी थी और बस मुस्कुराने का पैसा मिल रहा था, तो शिवल्ली ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिवल्ली पुष्पा के पास जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है, जिसे देखकर पुष्पा काफी खुश हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि शिवल्ली भी उससे प्यार करती है। तुरंत ही शिवल्ली के पास पहुंच जाता है और उसे मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाता है। शिवल्ली सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे मुस्कुराने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी, वरना मैं तुम्हें भाव नहीं देती। ये सुनकर पुष्पा का पूरा पोपट हो जाता है। तब वो केशव को पकड़कर मारने लग जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर 5,000 रुपए में वो मुस्कुराने के लिए मान गई तो उसे 5,000 रुपए और दे दो, कहो मुझे किस करे। केशव ये सुनकर काफी भौचक्का हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पुष्पा ने कहा था कि वो एक लड़की
लड़की है, किसी की जागीर नहीं, पैसे देकर हासिल कर लिया, लेकिन अब खुद पुष्पा ही ऐसा करने के लिए कह रहा था। अब हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद दूध के नीचे लालचंद छुपाकर ले जाने वाली तरकीब को पकड़ लेता है। वो दो आदमियों को पकड़ता है, दोनों आदमी काफी डर जाते हैं और बोल देते हैं कि ये सब पुष्पा का ही आइडिया था। गोविंद कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे खबरी का काम करना होगा, सारा माल कहाँ जाता है कहाँ आता है सब बताना है, और इसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेगा। पैसों के लालच के चक्कर में दोनों लोग खबरी बनने को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिरवल्ली 5,000 रुपए में पुष्पा को किस करने के लिए मान गई थी। वो पुष्पा के पास आती है और दोनों लोग किस करने के लिए अपनी पोजीशन लेते हैं। तभी सिरवल्ली रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी किस करने का मन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने पैसों के चक्कर में मुझे भेज दिया, लेकिन मैं अपनी पहले किस पति को ही देना चाहती हूँ। सिरवल्ली जोर जोर से रोने लग जाती है और तब उसके दोस्त वहां से उसे लेकर चले जाते हैं। पुष्पा कहता है कि मैंने उसे पैसे दे दिए, मैं तो किस लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका पति बनना पड़े। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मंगल चीनू होता है, और ये वही मेन आदमी था जिसको सब लोग माल बेचते थे, और फिर मंगल चीनू लालचंदन बाकी सब बड़े सप्लायर को बेचता था। मंगल चीनू अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता था, और अगर कोई उसे धोखा देते तो मौत के घाट उतार देता। मंगल चीनू कुंडा रेड्डी के पास आता है और अपना सारा माल पाकर रख देने को कहता है, क्योंकि उसे शक था कि शायद पुलिस उसके माल को ढूंढ रही है। कुंडा रेड्डी को पूरा माल अपने खुफिया अड्डे पर रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि कुंडा रेड्डी मंगल चीनू का ही अपना माल बेचता है, इसलिए उसे अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी था। वहीं पर एक आदमी को हम देखते हैं जिसका नाम मंगलाई होता है, और वो मंगल चीनू का साला होता है, जो कि मंगल चीनू के लिए मारकाट का काम करता है। मंगल चीनू को चिंता थी कि कहीं उसका ये माल पकड़ा ना जाए, तो कुंडा रेड्डी बताता है कि पुष्पा नाम का एक लड़का मिला है जो इस काम के लिए सही रहेगा, क्योंकि जब से उसने काम संभाला है तब से हमारा माल पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। अब एक दिन पुष्पा उस अड्डे पर आता है और देखता है कि वहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा है। पुष्पा के पूछने पर पता चलता है कि जोली रेड्डी ने यहाँ अपनी अय्यासी का अड्डा बना लिया, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। पुष्पा जब कमरे में जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी जिसकी हालत ठीक नहीं थी। पुष्पा समझ जाता है कि ये जोली ने ही किया होगा। वो लड़की को अपनी शर्ट देता है और उसे घर छोड़ने के लिए कह देता है। तभी पुष्पा के पास कुंडा रेड्डी का फोन आता है और बताता है कि पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया है, तो किसी भी तरह हमें सारे माल को वहाँ से हटाना होगा। वहाँ पर हजारों टन लाल चंदन की लकड़ी रखी हुई थी, इतने कम टाइम में हटा पाना मुश्किल था। लेकिन तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो लकड़ियों को नदी में फेंकने लग जाता है, और वही कैसे पैसे देकर भेज दिया होता है। दूर लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंकना शुरू करते हैं, और पुलिस के आते ही सब लकड़ियां वहां गायब हो जाती है। उधर केशव एक डैम के पास पहुंच जाता है और पैसे देकर डैम को बंद करवा देता है। तब सारी लकड़ियां वहां आकर जमा हो जाती है, और जो पुष्पा ने दिमाग लगाया था उसे कामयाबी मिल जाती है। डीएसपी गोविंद को यहाँ पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, जिस बात से उनके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। पुष्पा से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम जो जानवर से भी बेहतर हो। पुष्पा कहता है कि इस दुनिया में बेहतर कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में आपके हाथ में टाल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, और हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गोविंद कहता है कि आज भले ही जीत का जश्न मना ले, लेकिन आने वाले समय में तुम हार का मातम ही मनाएगा। और इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। पुष्पा ने जो करोड़ों का माल पुलिस को बचाया था उसके लिए सबका हीरो बन गया था वो। और इस खुशी में मंगल चीनू एक पार्टी लगाता है जहां पर सभी बड़े बड़े गुंडे और मंत्री आए होते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मंगल चीनू माल को 1 करोड़ रुपए में बेचता है और बाकी सबको 25 लाख ही देता है, तो इस तरह से सारे पैसे वो अपने पास ही रख लेता है। ये सारी बात पुष्पा सुन लेता है और कांडा रेड्डी से जाकर बताता है और कहता है कि हमें ज्यादा पैसे की डिमांड करनी चाहिए। कांडा रेड्डी कहता है कि हमें ऐसे ही पैसे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते, वरना उसे बुरा लग गया तो हमारे रास्ते लग जाएंगे, लेकिन तुम जाकर उससे बात कर सकते हो और अगर वो मान गया तो आधा हिस्सा तुम्हारा। पुष्पा उस टाइम तो कुछ एक्शन नहीं लेता, उस टाइम बात को टाल देता है क्योंकि उस समय उसको कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसी पार्टी में सिरवल्ली के पिता भी आए होते हैं क्योंकि वो कुंडा रेड्डी के साथ ही काम करते थे। केशव उनसे कहता है कि पुष्पा आपकी लड़की के लिए सही रहेगा, और वो मोलेती वेंकटर रमन का छोटा बेटा है। पुष्पा के पिता थे वो एक टाइम पर बहुत ही जाने माने आदमी थे, तो उनका नाम सुनते ही सिरवल्ली के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पुष्पा और उसकी माँ सभी लोग शादी के लिए सिरवल्ली के घर आ गए होते हैं। तभी वहां पर पुष्पा का सौतेला भाई मोहन आ जाता है और सभी लोगों के सामने कहता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है और उसका मेरे पिता से कोई संबंध नहीं है। वैसे ही पुष्पा की माँ की भी बेइज्जती करते जा रहा था, जिससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। इसी झड़प में पुष्पा की माँ को
चोट आ जाती है तो पुष्पा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। पुष्पा के सौतेले भाई ने बचपन से लेकर आज तक जो पुष्पा के साथ गलत किया था उसको देखते हुए पुष्पा ये कसम खाता है कि चाहे जो भी हो जाए बड़ा आदमी बनकर रहेगा और किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। पुष्पा सीधा मंगल चिन्नू के पास जाता और कहता है कि जो माल हम देते हैं उसका 1 करोड़ चाहिए, वरना हम माल चेन्नई जाकर डायरेक्ट मॉर्गन को बेचूंगा। पुष्पा उन्हीं लोगों के सामने उनके ही फोन से मॉर्गन को कॉल लगा देता है और डायरेक्ट से ही माल बेचने की डील कर लेता है। इस बात से मंगल चिन्नू को बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसके गुंडे पुष्पा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक एक करके सब धराशायी हो जाते हैं। पुष्पा जाते जाते कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है में। पुष्पा 5-10 टन लाल चंदन लेकर डायरेक्टर मुरुगन से मिलता है, उसे हर 1 टन के लिए 1.5 करोड़ की डील फिक्स कर लेता है। पुष्पा कुंडा रेड्डी को बिना बताए ही मॉर्गन से मिलने गया था, लेकिन जब पुष्पा उन्हें कीमत बताता है तो कुंडा रेड्डी भी इसके लिए हामी भर देता है और तब पुष्पा कुंडा के बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन जाता है। अब जेलर रेड्डी को उन 2 आदमियों के बारे में पता चल गया था जिन्होंने डीएसपी गोविंद को उनके अड्डे की खबर दी थी। वो उनको पकड़कर बहुत मारता है और उन दोनों में से एक सिरवल्ले के पिता होते हैं। रेड्डी को पता चलता है कि उस आदमी की एक बेटी है जो कि पहले से ही उसे पसंद थी। जोली सिरवल्ले के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच दस के मेरे पास आना होगा, मेरे साथ रात बितानी होगी, नहीं तो मैं तेरे पिता को मार डालूंगा। सिरवल्ली अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। सिरवल्ली तैयार होने के बाद जोली के पास नहीं बल्कि पुष्पा के पास जाती है और तब उसे पूरी बात बता देती है। उन दोनों की शादी के टाइम जो हुआ उसके बाद से पुष्पा ने सिरवल्ली के आसपास जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि सिरवल्ली उससे प्यार नहीं करती। लेकिन तब भी सिरवल्ली बताती है उसने जब पहली बार उसे देखा था तभी पसंद कर लिया था, इसलिए वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं सब कुछ पहले अपने पति के साथ ही करना चाहती थी, तो मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, इसलिए आज मेरे साथ राज उतार लो, उसके बाद मैं जोली के पास चली जाऊंगी। पुष्पा भले ही मुंह बनाकर बैठा था लेकिन सिरवल्ली से प्यार तो करता ही था, तो वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पुष्पा सिरवल्ली को लेकर जोली के पास जाता है, तब पुष्पा जोली को कपड़े की तरह धो धोकर एकदम से ढो डालता है। जोली मरी हुई हालत में पुष्पा से कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा बल्कि खुद तुमसे बदला लूंगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जोली को हल्के में लेते हुए सिरवल्ली के साथ वहां से निकल जाता है। अगले दिन हम जोली को हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन तब अपने भाई को बिल्कुल ही नहीं बताता वो कि उसने किसने मारा है। हम देखते हैं कि कैसे वो परेशान हो रहा होता है कि कहीं कुंडा रेड्डी को पता न चल जाए कि जोली को पुष्पा ने ही मारा है, तो कांडा रेड्डी मौत बनकर उनके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन पुष्पा को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कांडा रेड्डी आ जाता है पैसे लेने के लिए। पुष्पा को अगले दिन साथ चलने के लिए कहता है। अगली सुबह कुंडा रेड्डी पुष्पा को साथ पैसे लेने के लिए निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि केशव को पता चलता है कि कांडा रेड्डी जब कल मिलने आया था तब उसने सारी बात सुन ली थी और उसे पता है कि उसके भाई को पुष्पा ने ही मारा है। हम देखते हैं कि कांडा और जग्गा रेड्डी पुष्पा को पकड़ लिया होता है और उसे मारने के बाद गोली उड़ाने के लिए तैयार कर देते हैं। तभी वहां पर मंगल चिन्नू का साला अपने आदमी लेकर आ जाता है। उसी वक्त गोली लगने की वजह से कांडा रेड्डी मारा जाता है। अब वहां दोनों गुट फायरिंग होना शुरू हो जाता है। तभी बारी बारी सभी लोग मारे जा रहे होते हैं। पुष्पा कैसे भी करके अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है और तब जग्गा रेड्डी को पुष्पा बचा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि आगे चलकर जग्गा रेड्डी उसके काम आने वाला है। पुष्पा ने मोर्गेज को पकड़ लिया था। मोर्गेज हंसते हुए कहता है कि मुझे चुपचाप छोड़ दो वरना मंगल चिन्नू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पुष्पा ने एक तो कसम खा रखी थी कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। वह तुरंत ही उस मोर्गेज यानी उसके साले को उड़ा देता है और उसकी कहानी का अंत हो जाता है। पुष्पा ने मंगल चिन्नू के साले को मारकर अब उसे अपना दुश्मन बना लिया था, जो कि कभी भी कोई ऐसा नहीं होने देना चाहता था। पर अब पुष्पा ने तो अपने हदें पार करते हुए आगे बढ़ने के सोच लिया था। अब हम देखते हैं कि शहर के एमएलए इस धंधे में शामिल सभी लोगों की मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें पुष्पा और मंगल चिन्नू भी शामिल होते हैं। पुष्पा बताता है कि मंगल चिन्नू हमसे माल लेकर ज्यादा दाम में बेचता है, अगर हम इसे हटा दें तो डायरेक्ट माल हमें बेचें तो हमें फायदा मुनाफा ज्यादा होगा और सबकी झोली में पैसा ही आएगा। एमएलए पुष्पा की बातों को सुनकर काफी प्रभावित होता है और तभी सभी से कहता है कि सभी लोग पुष्पा को ही माल बेचेंगे और वही बिजनेस को संभालेगा। पुष्पा भी अब इलीगल काम का लीडर बन चुका था। एमएलए भी अब सीएम बन जाता है और तो सारे गैर कानूनी काम के लिए आसान हो गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं बचा था, क्योंकि गोविंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पुष्पा ऐसे ही करते हुए पॉलिटिक्स में भी शामिल हो जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है। इतना अमीर कि उसके सामने कोई भी खड़ा होता है तो उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देता था, जिससे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं जोली रेड्डी भी ऐसी हालत में नहीं था कि पुष्पा से बदला ले सके। मंगल चिन्नू भी अब हार मान चुका था, क्योंकि उसके हाथ से सारी पावर जा चुकी थी।
अब हम देखते हैं कि शहर में एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम भंवर सिंह होता है, भंवर सिंह शेखावत। और वो काफ़ी टेढ़ा किस्म का आदमी था जो दिमाग घूमने पर कुछ भी कर सकता था। सिरवल्ली के परिवार ने पुष्पा को एक्सेप्ट कर लिया था तो उनकी शादी भी तय हो गई थी। शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा भंवर सिंह से मिलने उस पुलिस स्टेशन जाता है। पुष्पा कमीशन के तौर पर भंवर सिंह को 1 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि ये हर महीने आता रहेगा। भंवर सिंह से ये एक एक करके सारे नोट गिनता है और कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। पुष्पा के साथ आए सभी लोग दोबारा नोट गिनते हैं लेकिन सब सही निकलते हैं, पर भंवर सिंह फिर भी यही कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। भंवर सिंह पुष्पा के खानदान को लेकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है लेकिन मेरी शर्ट में ब्रांड है, पर इसका तो कोई नन लेबल है, नहीं कोई ब्रांड है, इसलिए इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। तभी पुष्पा उसे सर कहकर पुकारता है। तब भंवर सिंह कहता है हाँ अब तक इसकी कमी लग रही थी। तो वो कहता है कि अब से कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ कितना डिसाइड मैं करूँगा सब कुछ, और जिस तरह से अभी मुझे सर बोला है वैसे ही मुझे इज्जत देनी होगी। पुष्पा उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाता, उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा भंवर सिंह की सारी बातें मानने लग जाता है और उसी के इशारों पर नाचने लगता है जैसे कि कोई जादू कर दिया हो। ऐसे ही करते हुए पुष्पा की शादी का दिन आ जाता है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। हम देखते हैं कि पुष्पा और भंवर सिंह एकदम जय वीरू की तरह मस्त पार्टी करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। पुष्पा कहता है कि आपको पता था कि मेरा कोई खानदान नहीं है और ना ही मेरा कोई बाप है, तब भी आपने उस दिन मेरी बेइज्जती की और मेरी माँ को बेइज्जत किया। पुष्पा भंवर सिंह की बंदूक लेकर अपने हाथ पर ही गोली मार देता है और कहता है कि जो खून बह रहा है वो मेरे पिता का है और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता और ये खून ही मेरा ब्रांड है। पुष्पा बंदूक के दम पर भंवर सिंह के सारे कपड़े उतरा देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं ऐसी हालत में कहीं भी जाऊँ तो सभी लोग मुझे पुष्पा भाऊ ही बोलेंगे, लेकिन अगर तू बिना वर्दी के निकल गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता बल्कि कैरेक्टर में होता है। पुष्पा जाते जाते कहता है कि जो माल जहाँ जाना होगा जाएगा और जो पैसा आना होगा आएगा, लेकिन अब से एक फूटी कोड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी और अब तेरे पास नकली इज्जत बचेगी, बाकी सब कुछ मैं छीन लूँगा। पुष्पा अब उसी हालत में शादी के मंडप में पहुँच जाता है। तब वहाँ पर मौजूद सभी लोग ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। सिरवल्ली उसकी हालत देखकर सवाल करती है कि आखिर वो कहाँ गया था। पुष्पा कहता है कि पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था तो उसे समझाने गया था कि पुष्पा फायर है। इधर भंवर सिंह पूरी तरह से पुष्पा को खत्म करने के लिए पागल सा हो चुका था और इधर पुष्पा भी भंवर सिंह से टक्कर लेने के लिए तैयार था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो किसी हीरो की नहीं बल्कि एक विलन की कहानी को बताती है कि कैसे गलत काम करते हुए आगे बढ़ा और अमीर बना। ये मूवी अच्छाई बुराई की नहीं बल्कि बुराई की बुराई से ही है, क्योंकि इस मूवी को हर कैरेक्टर अच्छाई से ज़्यादा बुरे काम करने में मास्टर है। तो दोस्तों 5 दिसंबर को इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन पर थिएटर में जाकर मूवी को देखें, नहीं तो OTT प्लेटफॉर्म पर महीने भर के इंतजार के बाद आ जाएगी। बाकी अल्लू अर्जुन के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।